क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है? क्या इंडिया के पास क्षमता है सुपर पावर बनने की? अब जो द्वार बंद हो रहे हैं ना दुनिया की, तो इनकी बिलबिलाहट दिखती है, तो वो तमाम तरीके की क्या करते हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारी कभी नीति रही ही नहीं है किसी को दबाकर रखने की। जरा सोचिए, अगर हमारी नीति होती किसी को दबाकर रखने की, तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं छोटे छोटे, हम इसको चाइना की तरह दबाकर रखते। इंडिया वॉज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर, जैसे कि खास तौर से ब्रिटिश के लोग इस बात को कहते हैं। इंडिया सुपर पावर बनेगा ना, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। हम आपको मशीन गन नहीं बेचेंगे, हम आपको ड्रग्स नहीं बेचेंगे। ब्रॉट टू यू बाय माई करियर डॉक्टर, मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। नमस्कार, जय हिंद। पिछले 3 दिनों से विश्व के कोने कोने से 150 करोड़ भारतीय खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। करे भी क्यों ना, क्योंकि हमने बहुत ही कम रिसोर्सेज में, अफोर्डेबल बजट में वो कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया। हालांकि हम तमाम उन कंट्रीज़ के सक्सेस को दिल से सराहते हैं जिन्होंने हमसे पहले चांद पर गए और कामयाबी हासिल करी। लेकिन 150 करोड़ की जो आबादी है तकरीबन पूरे विश्व में, आज उनमें पहले से कहीं ज़्यादा यूनिटी आई है। मीडिया में आपने सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे कि चंद्रयान की क्या सक्सेस स्टोरी है। चौथे हम देश हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल करी है अब तक, रसिया, अमेरिका, चाइना और चौथे हम हैं। और हमारे लिए ख़ास बात ये है कि बहुत कम पैसे में, कम बजट में, कम रिसोर्सेज में, हालांकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, हम साउथ पोल पर गए चंद्रमा के, जहाँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में हम और बहुत सारी कामयाबी हासिल करेंगे। इंडिया से बाहर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम अपनी कामयाबी पर इतराते नहीं, लेकिन एक टॉपिक जो मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से आ रहा था, हालांकि मेरा काम इस टॉपिक पर बोलना नहीं है, लेकिन इसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि क्या अगर भारत सुपर पावर बनता है तो दुनिया को डरने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है। आई मीन कहीं ना कहीं भारत दुनिया में डिस्ट्रक्शन लाएगा, दिलों को तोड़ने की बात, रिलेशंस तोड़ने की बात करेगा जो अभी हो रहा है, या भारत शांति व्यवस्था कायम करेगा? यही आज का हमारा टॉपिक है। बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ मैं आपको 3-4 भागों में बांटकर बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि यदि भारत सुपर पावर बनता है या राइज करता है तो इससे क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, किसको फायदा, किसको नुकसान होगा, और भारत की जो कमियां हैं, जो हमारी आंतरिक कमियां हैं, ऑफ कोर्स हमारी कमियां हैं, हम उन कैसे वीकनेस को स्ट्रेंथ में तब्दील कर सकते हैं थ्रू स्वॉट एनालिसिस। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मीडिया की तमाम रिपोर्ट्स में आपने चीज़ें पहले ही देख ली होंगी, तो वे चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। हमारा मेन मुद्दा है कि कैसे हम अपने देश को, जब सुपर पावर बनेगा तो ये दुनिया के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है। पहली चीज़, क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है? क्या इंडिया के पास क्षमता है सुपर पावर बनने की? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है, तो आंसर है यस, बन सकता है। क्यों? इसके पास क्षमता है। हाँ जी, इसके पास इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हमारे पास है। देश के किसी भी कोने में आप जाएं तो वहाँ इंटेलेक्चुअल इस चीज़ की कमी है ही नहीं। हम डिज़र्व करते हैं इस दुनिया को रूल करने के। इनफैक्ट हमने किया भी है, लेकिन पता है आपको, दुख तब होता है जब आप तमाम मीडिया हाउसेस को देखेंगे। मैंने बीबीसी की कई रिपोर्ट्स पढ़ी, मैंने देखी, तो वो दुनिया के तमाम इतिहास की बात करते हैं कि फारस कब एक महान राष्ट्र था, हम दिल से इज्जत करते हैं। रोमन साम्राज्य कब अपने चरम पर था, या कब जो तुर्की अपने चरम पर था, लेकिन कभी ये हमारे बारे में बात नहीं करते हैं कि कब सम्राट अशोका द ग्रेट चरम पर था। जब भारत की बात आती है तो हिस्ट्री कुल मिलाकर एक छोटी मोटी चीज़ें दिखाई जाती है। कब सम्राट विक्रमादित्य चरम पर थे, और कब हम एक सुपर पावर तो उस टाइम में था नहीं, तो नॉट एज सच, बट कब हम बहुत सर्वशक्तिमान थे, तो हमारे बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता है।
तो हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑफ कोर्स है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, लोगों की कमी ही नहीं है हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्किल इन कॉम्बैट है, क्षमता है लड़ने की, हमारे पास डिस्ट्रॉय विल है डिस्ट्रॉय करने की किसी भी कंट्री को जब हम एंटर वॉर में होते। हालांकि हमारी नीति युद्ध करने की कभी नहीं रही है। वी वर नेवर एग्रेसिव, वी वर डिफेंसिव ऑलवेज। तो ये जब हमारे पास है, अब देख लीजिए ये भारत का मैप है। बहुत सारे लोग ने ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि इंडिया वॉज अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, जैसे कि खास तौर से ब्रिटिश के लोग इस बात को कहते हैं। ये खुद जो ब्रिटिश तकरीबन 1500 साल तक गुलाम रहा, एक नहीं कई ट्राइब्स के, वेस्ट जर्मनी के, इटली के, इंग्लैंड के, ये खुद हमें बताते हैं कि तुम हमारे गुलाम थे। ये हमारा इंडिया, ये है अपना पाकिस्तान, इधर है नेपाल, ये अपना तिब्बत जिसको चाइना ने खा लिया पूरी तरीके से, ये चाइना, ये मंगोल, ये रसिया। तो हमारा जो पास्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कोई मज़े मज़े में नहीं आए थे, क्योंकि हम समृद्धशाली थे इसीलिए ये हमारे पास आए थे। हमारा जो ट्रैक, अभी हम बात करेंगे इस पे, आगे हम बात करेंगे। मैप दिखाने का सिर्फ ये था यहाँ पर मेरा मकसद कि यहाँ पर कोई एंजॉय करने नहीं आए थे। ये लैंड हमेशा से फर्टाइल रही है, पॉलिटिकली बोले, स्ट्रेटेजिकली बोले, इंटेलेक्चुअल तौर पे हम बोले, रिसोर्सेज की बात करें, हमेशा से ये रहा है। ये रहा चाइना। तो चाइना में चूंकि लैंड चाइना के पास, सॉरी माफ कीजिएगा, ये रहा चाइना, ये तो रसिया है आपका, ये है चाइना। तो चाइना के पास लैंड काफ़ी ज़्यादा है, ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है, हमसे काफ़ी गुना ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज भी हमसे ज़्यादा है। अब देखिए कि अगर इंडिया सुपर पावर हो जाता है, अभी क्या है पूरी दुनिया में सुपर पावर क्या क्या खेल करते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अगर इंडिया सुपर पावर बन जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा जरा ये देखिए। नो मोर कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट है ना वो नहीं होगा। इसका बहुत सिंपल रीज़न है, देखिए जो लोग चावल उपजाएंगे वो आपको चावल देंगे, जो गेहूँ उपजाएंगे वो आपको गेहूँ देंगे, जो झूठ की खेती करेंगे वो आपको झूठ बांटेंगे। तो जाहिर सी बात है जो लोग मशीन गन बनाएंगे, फैक्ट्रीज में कार बनाएंगे तो वो आपको कार बेचेंगे। हमने पूरी दुनिया को स्पिरिचुअलिटी दी है, हमने पूरी दुनिया को योगा मेडिटेशन दिया है, हमने दुनिया को आयुर्वेदा दिया है, हमने दुनिया को आयुर्वेदा पद्धति दी है, हमने दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी, हमने दुनिया को कैलकुलस, हमने दुनिया को जीरो, हमने तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें दी। मैं डेटा की बात नहीं करूंगा, और हम वही दे रहे हैं। तो जब हम आपको स्पिरिचुअलिटी सिखाएंगे, जब हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे, जब हम योगा सिखाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा कहाँ। वैसे भी भारत की हमेशा से नीति रही है, अगर आप इस बात पर हमारे अपने कई लोग डिसएग्री कर जाते हैं, हमारी कभी नीति रही ही नहीं है किसी को दबा कर रखने की। जरा सोचिए, अगर हमारी नीति होती किसी को दबा कर रखने की तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं छोटे छोटे, हम इसको चाइना की तरह दबा कर रखते, लेकिन हमने कभी किसी को दबाया नहीं है। इक्वल राइट्स दिए हैं हमने, ये हम कर ही नहीं सकते। इंडिया की भावना है ही नहीं किसी को दबा कर रखने की। तो जब इंडिया सुपर पावर बनेगा ना, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। हम आपको मशीन गन नहीं बेचेंगे, हम आपको ड्रग्स नहीं बेचेंगे, हम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इलीगल अनएथिकल चीज़ें हैं जो हो रही है पूरी दुनिया में, और ये सारे लॉबी के तहत, लॉबी वाले मिल के ये कर रहे हैं, ये कंट्रीज़ मिल के कर रही है। दो कंट्री के बीच में आप सबको मालूम है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है, कैसे झगड़े करवाए जाते हैं, मशीन बेचे जाते हैं, तेल के कारखाने लूटे जाते हैं। जो पावरफुल कंट्रीज है ये सारे छल प्रपंच करते हैं। यूनिटी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा का संदेश हम देंगे। ये बुद्ध हम ही थे ना जी, हम मतलब हमारे ही पूर्वज थे ना। ये भगवान शंकर जो हैं, महादेव जिनकी हम बात करते हैं, जिनको आदि गुरु कहा जाता है, जिन्होंने योगा सिखाया, जिन्होंने मेडिटेशन सिखाया, जिन्होंने आयुर्वेदा दिया और बहुत सारी चीज़ें दी, ये हमारे आदि गुरु हैं, ये हमारे गुरु थे। ये बुद्ध, ये गुरु गोरखनाथ, भगवान महावीर, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने, गांधी जी, विवेकानंद जी, इन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया। और हमें पूरा यकीन है कि जब हम सुपर पावर बनेंगे तो हम भाईचारे के धागे में पिरोएंगे, न कि विनाश करेंगे।
डिप्लोमेसी इन स्मूथ इंटरनेशनल रिलेशंस हमारी होंगी, सबसे होंगी। जैसे कि जब विश्व युद्ध हुआ था, जब जापान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर उसके बाद पावरफुल कंट्रीज ने उस पर सैंक्शन लगा दिया था, कोशिश करी, इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था, इंडिया जापान के साथ था। अभी जब इजराइल और फलस्तीन और जो आसपास के कंट्रीज में जब हुई थी, तो इंडिया ने ये बोला था कि भाई आपको वॉर नहीं, पीस करना होगा, पीस समझौता करना होगा। अभी जब रसिया और यूक्रेन के बीच में हुआ तो हमने शांति का साथ दिया, न कि ऐसा कहा कि आप, हालांकि दुनिया ताकतें चाहती है कि लड़ाई हो, हथियार बिके, ये हो वो हो, रूस को तोड़े, इसको तोड़े, उसको, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा, ये मैसेज जाएगा। अब इंडिया एडवोकेट्स पीस एंड हार्मोनी, ऑफ कोर्स हम इसकी बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे इससे कहने से क्या होगा, इंडिया में तो खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम उस पर भी आ रहे हैं। अभी 200 साल पहले कोई नहीं जानता था कि अमेरिका एक सुपर पावर बनेगा, लेकिन बना ना, है ना सुपर पावर, क्योंकि अमेरिका 200 साल पहले यहां नहीं था जहां आज है, राइट। तो ये है। अब इससे नुकसान किसको होगा, नुकसान होगा इससे किसको, जरा देख लीजिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, चूंकि देखिए भारत जो है, इस मैप के जरिए मैं आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहा था, देखो चाइना ने क्या किया है, अपने सारे द्वार बंद कर रखे हैं। आप दुनिया में हर चीज वो बेचेगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर दुनिया में, लेकिन आप अगर इसको कुछ देंगे, बहुत सारे सैंक्शंस लगा देगा, इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ा देगा, कुछ नहीं जाने देगा। तो आबादी ज्यादा किसकी है, चाइना की है, इंडिया की है। तो चाइना ने तो सैंक्शंस लगा रखे, वो खुद ही बेचेगा, लेकिन आपका सामान नहीं लेगा। लेकिन पूरी दुनिया की जो बिजनेस लॉबी है, एंटिटी की मैं बात कर रहा हूं, सब अपना सामान कहां बेचना चाहता है, इंडिया। पेस्टिसाइड इंडिया जहर बना के भेजेगा, हमारे इफको जैसी संस्था को, जो धान गेहूं वगैरह, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रधान देश है, जिसको बर्बाद करने में, चूंकि इन लोगों ने अपना सब सामान बेचना है, अपना प्रोपेगेंडा बेचना है, अपनी चीजें बेचनी है, तो अब चूंकि इंडिया के जो द्वार है ना, ये बंद हो रहे हैं। कब तक हम बिना गार्जियन के रहेंगे, और कब तक हम बाहर की चीज़ों को अलाउ करते रहेंगे। अगर आप कर्ज लेकर चीज़ें, इट्स लाइक, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, समोसा आप बेचते हैं तो अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर से खरीद कर लाते हैं और आप सिर्फ छान कर बेचते, तो क्या आपको फ़ायदा होगा? भारत के साथ सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये रही कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप, जब सम्राट अशोका वगैरह चले गए तो लीडरशिप की कमी हो गई, कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्य हो गए, सारी अच्छी चीज़ बाहर जाते रहे। ये जो अरब्स आते थे, अरब्स जो ये आते थे, यूक्रेन पोलैंड इधर होना चाहिए, ये जो अरब्स आते थे, ये इराक है, ईरान है, ये किस लिए आते थे? ये हमसे बिजनेस करने आते थे, सामान लेकर यहाँ बेचते थे। सामान लेकर ये लोग कहाँ बेचते थे? यहाँ बेचते थे ये लोग सामान, जा जाके, यहाँ तो लोग थे नहीं इधर अमेरिका में, इधर जा जाके ये लोग सामान बेचते थे, अरब्स इधर जाके सामान बेचते थे ये लोग। तो अब जो द्वार बंद हो रहे हैं ना दुनिया की, तो इनकी बिलबिलाहट दिखती है, तो वो तमाम तरीके की क्या करते हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे खिलाफ, प्रोपेगेंडा करने की। तो जाहिर सी बात है किसको नुकसान होगा? जो लोग ये शराब, जैसे कि गांव में एक शराब की दुकान है और गरीब बच्चों को आप शराब पिलाना सिखा रहे हैं, वो जमीन जायदाद बेच के, तो उनको खुशी होगी जब भारत अनऑर्गेनाइज्ड होगा, जब टूट जाएगा, जब यहाँ रोज दंगे होंगे, 2 जाति 2 धर्म आपस में लड़ेगा, तो इनको खुशी होगी, क्योंकि वो हमको पॉलिटिकल अनस्टेबल करेंगे तो इनको फायदा होगा, इनका एजेंडा चलेगा, इनके हथियार बिकेंगे। दुख इनको होगा, दुख उस बिजनेस लॉबी को होगा जो भारत में फ्री में बिजनेस करना चाहता है या फंड करता है। दुख चाइना को होगा, दुख पाकिस्तान को होगा, दुख तुर्की को होगा। अब जब मैं यहाँ पाकिस्तान बोलता हूँ तो कई व्यूअर्स पाकिस्तान से अनाप शनाप बोलने लगते हैं, क्योंकि पॉलिसी ही ऐसी रही है कि इंडिया का विरोध करना रहा, हर चीज़ पे नीतिगत। लोग अच्छे बुरे दोनों जगह के हैं, लेकिन गवर्नमेंट की स्टैंड की बात करो, स्टैंड की, तो वो करना ही है। टर्की को दुख होगा और बहुत सारी, ये तो खुल्लम खुल्ला ये लोग रहते हैं, और बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो डिप्लोमेटिक तौर पर चाहते नहीं हैं। तो इसीलिए ये शक्तियां कभी नहीं चाहेंगी कि भारत तरक्की करे, भारत प्रोग्रेस करे। ये चाहेंगे क्योंकि भारत जब प्रोग्रेस, गांव में एक अच्छा इंसान जब आगे बढ़ेगा तो गांव की विकास की बात करेगा। तो जो चालू लोग हैं, जो लोग चाहते नहीं कि, वो चाहते हैं कि लोग मुझसे, कई आपके गांव में भी कई सूदखोर होंगे, मैं उन्हें सूदखोर ही बोलता हूं, पैसे कमा के लाते हैं बाहर से, आपसे 20 रुपये 30 रुपये सैकड़ा वसूलेंगे। तो वो कभी चाहेगा कि एक अच्छा आदमी आगे बढ़े, जो शांति की बात करे,
जो भाईचारा की बात करें, तो ये जो सूदखोर लोग हैं ना, ये जो बेईमान लोग हैं ना, ये जो हथियार बेचने वाले लोग हैं ना, ये जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं ना, ये जो दो देशों के बीच खाई पैदा करने वाले लोग हैं ना, ये फैलाएंगे अराजकता। और जैसे कि भारत और पाकिस्तान में पूरी तरह से दुश्मनी करवा के रख दी है, कई सारी ताकतें इसमें हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मिल जाए तो इनको बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन ये शक्तियां चाहती नहीं है कि इनको बेनिफिट हो। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, जबकि फर्टाइल जितनी इंडिया की लैंड है, जितनी पोटेंशियल इंडिया के पास है, उतनी पोटेंशियल पाकिस्तान के पास भी उतनी फर्टाइल लैंड है, लेकिन क्या वजह है कि वहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। ये बोस्टिंग की बात नहीं है, विश्लेषण करने की ज़रूरत है, ना ही मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ, राइट। आगे देख लिए, हाउ कैन इंडिया बिकम अ सुपर पावर। अब हमारी जो कमियां हैं, जब हम उसको सुधारेंगे तभी तो सुपर पावर बनेंगे। ये तब जब हम लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करेंगे, बहुत ड्रास्टिक लेवल पे क्रिमिनल्स के दिल में जो डर नहीं है, जो क्राइम करके निकल जाते हैं, जेल में बैठे रहते हैं, तारीख पर तारीख होता रहता है, बहुत ज़्यादा कोर्ट्स की ज़रूरत है, कोर्ट्स कम है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ज़रूरत है, जजेस की ज़रूरत है, एक अच्छा निष्पक्ष लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ताकि लेबर लॉ अच्छा होना चाहिए, क्रिमिनल्स के मन में डर पैदा होना चाहिए, वो क्राइम ना करे, क्योंकि क्राइम कम होगा तभी तो हमारी बहनें, हमारे लोग, अच्छे लोग सेफ रहेंगे ना। नहीं तो अच्छे लोग मार दिए जाएंगे, सारे बुरे लोग पनपते रहेंगे, तो कैसे हम विश्वगुरु बनेंगे, कैसे हम सुपर पावर बनेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूरी है, पॉपुलेशन कंट्रोल, सभी इस पर बात करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉपुलेशन वहाँ बढ़ रही है जो लोग अशिक्षित हैं, जो लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं, इलिटरेट, उस समाज में या उस कॉलोनी में, उस सोसाइटी में, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, देखिए बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हालांकि वर्ल्ड टॉप 200 रैंक में इंडिया में कोई नहीं आता है, लेकिन IIT है, इंडिया का मेडिकल है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, साउथ में कॉलेजेस हैं, नॉर्थ में हैं, जो अच्छे हैं। हेल्थ केयर भी इंडिया का अच्छा है, सस्ता है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से इससे काम नहीं चलेगा। गवर्नमेंट हेल्थ केयर में पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इस पे हमको काम करने की ज़रूरत है। लाइक सैनिटेशन पे काम, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, कनेक्टिविटी हमारी अच्छी हुई है, गैस की बात करें, बिजली की बात करें, रोड की बात करें, तो ये अच्छी। मैं डेटा में आपको कुछ भी नहीं दूंगा, एक हाइपोथेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ। इन्वायरमेंट में अगर आप देखें तो हमको 180 देश में 177 पे रखा है, इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ की गुंडागर्दी भी है, चाइना में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में होते, लेकिन हमको अगर हम डेटा की बात करें तो हमारे कंट्री को सबसे नीचे रखा। खैर वहाँ रखे या ना रखे, लेकिन हमें ज़रूरत है इसको सुधारने की। हमारा जो फिलॉसफी है टू कोऑर्डिनेट विथ मदर नेचर, ये इंडियन फिलॉसफी है, ज़रूरत है इसके साथ कनेक्ट होने की, न कि इसको डिस्ट्रॉय करने की। हमें वेस्टर्न मॉडल को फॉलो नहीं करना है, हमें हमारे रूट में वापस जाना है, इसको सही करना है। एग्रीकल्चर पे किसानों को जो दिक्कतें आती है उस पर काम करने की ज़रूरत है। किसान क्यों रोते हैं भाई? अन्नदाता ही रोते हैं, ये तो दुख की बात है, सरकार को सोचनी चाहिए इस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में मैं बोलूँगा SSI में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमारे अपने लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता है। चाइना में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो आपसे बोलेंगे कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जो भी आप बनाते हैं उसे एक्सपोर्ट करिए, चूँकि एक्सपोर्ट करेंगे ना तो फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा चीज़ होता है किसी भी देश में। फिर जब आप बाहर भेजेंगे तो डॉलर्स आएंगे या चाइनीज़ करेंसी येन में आएंगे, तो उससे देश का फ़ायदा होता है। हमारे यहाँ इसमें उदासीनता है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी किसी से छुपी हुई नहीं है। बेरोज़गारी जो ऑप्शंस हैं जॉब्स के, वो क्यों नहीं जल्दी जल्दी आते, क्यों उसको हैंग कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ना, यानी आप जिस चीज़ को डिजर्व करते, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं रहा। जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी ली वो कम दाम पे टीचर रख लेते, जैसे तैसे सर्टिफिकेट पूरा करके दे देते। जैसे हेयर ड्रेसिंग का कोर्स है, कोई है ही नहीं, आपको सर्टिफिकेट दे दिया, तो क्या उससे कुछ होगा? तो एक अच्छा आइडिया एग्जीक्यूट अच्छे से ना होने की वजह से फेल होने के कगार पे है, उसमें बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी करंट गवर्नमेंट ने लाया, लेकिन अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट अच्छे से किया जाए, तभी तो अच्छा होगा ना, सिर्फ लाने से तो नहीं काम चलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान दें, क्योंकि यूथ को अगर आप नाराज करेंगे ना तो देश कैसे तरक्की करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर, पॉपुलेशन कंट्रोल, स्किल बेस्ड एजुकेशन पर तो ध्यान देना ही चाहिए। ये एजुकेशन में खास तौर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। क्या है हमारे देश में 80% कॉलेजेस स्कूल्स ऐसे हैं, छोटे स्कूल में आप जाएंगे तो थ्योरी ज़्यादा रटाएंगे, प्रैक्टिकल ना के बराबर, लेकिन अच्छे बड़े स्कूल में जाएंगे प्रैक्टिकल ज़्यादा, थ्योरी कम। अब जिंदगी को जीने के लिए केवल किताबी ज्ञान से तो काम नहीं चलेगा ना जी। देयर इट इज़ करप्शन, लेजी लोग जितने हैं करप्शन फैला रहे हैं, तो इसमें एक अवेयरनेस की ज़रूरत। देखिए, सिस्टम अगर अच्छा है तो लोग अच्छे हो जाते हैं, अगर सिस्टम ही खराब है तो अच्छे लोग भी बुरे होने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर एनवायरनमेंट, तो करप्शन इसको दूर करने की ज़रूरत। अगर नेता लोग, जो पॉलिटिशियंस अच्छे हो, जो हमारे लीडर्स अच्छे हो, ईमानदार अच्छे हो, तो सिस्टम अच्छे बनेंगे। सिस्टम अच्छे बनेंगे तो करप्शन कम होगा, तब बेईमान लोग भी सुधरने की कोशिश करेंगे। लेकिन सिस्टम ही खराब है, बेईमान लोग मतलब चोर के दिवाले। मेरा ऐसा मानना है कि आप देखेंगे जो जितना बदमाश, जो जितना उदंड, जो जितना बेईमान, वो उतना चौड़ा सीना करके चलेगा, जो जितना शरीफ बेचारा चुपचाप चलेगा, उसके पीछे कोई नहीं चलता है। तो सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर सिस्टम खराब है तो बेईमानों की बल्ले बल्ले, सिस्टम अच्छा है तो ईमानदारों की बल्ले बल्ले। डिफेंस हमारा अच्छा, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस कर रहा है, और ज़्यादा स्ट्रांग करने की इसको ज़रूरत है। स्ट्रांग इकोनॉमी चाहिए हमें, इतने से काम नहीं चलेगा। हमारा इकोनॉमी जो है ना वो बेस्ट है एग्रीकल्चर और सॉफ्टवेयर में, हालांकि हम चाइना से बहुत ज़्यादा आगे हैं, और मेडिकल में, लेकिन चाइना छोटे छोटे मैन्युफैक्चर करने में ज़्यादा आगे है। तो जब आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं ना तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। आपने टैक्स माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने नहीं, एक्सपोर्ट से आपको फ़ायदा होगा, फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए इस पर ध्यान होना होगा। बिजनेस जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये बढ़ाने होंगे, हमारे लोगों को प्रमोट करना होगा। फॉरेन से भी पार्टी आए, लेकिन वो लॉबी वाले ना आए सिर्फ अपने सामान बेचने के लिए और यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो अच्छा हो रहा है और अच्छे होने की ज़रूरत है। इसमें इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे हिंदू मुस्लिम के बीच जो हैं, या एक जाति से दूसरे जाति के बीच हैं, ये कहीं ना कहीं इस पर अगर लगाम नहीं लगा तो आने वाले, चूँकि हम तमाम जो भारतीय हैं वो एक हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है वो तो सेम है ना जी, चूँकि हमारे पूर्वज सेम थे। अब इस पर आप चाहें तो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक मिट्टी से हैं तो जाहिर सी बात है एक ही है। धर्म अलग है, पूजा पद्धति अलग है, जाति अलग है, लेकिन हैं तो हम सभी एक ना जी। जाति तो इंसानों ने बनाई ना, इंसानों से ज़्यादा सिचुएशन के हिसाब से जो जैसा काम करने लगा, फिर पावरफुल लोगों ने उसको थोप दिया, समाज के ठेकेदारों ने उसका मिसयूज़ किया, ये बात सच है। लेकिन हैं तो हम सभी एक ना जी। तो हमारा सब कुछ जब एक है, सब कुछ हमारी एक है, तो कॉन्फ्लिक्ट का एक छोटे बड़े झगड़े तो होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि हम राष्ट्र, अभी जैसे कि यूनिटी बढ़ी है, बढ़ना भी चाहिए, आई लाइक इट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको ख़त्म करने के लिए, और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें भी इसमें हैं जो नहीं चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो, तो हमारे ही अपने लोगों को भड़का भड़का के ये लड़ाई झगड़े दंगे करवाने की ताक में हमेशा रहते हैं, नहीं चाहते हैं कि इंडिया स्टेबल हो। अब अगला देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस रिलेशंस होनी चाहिए हमारे पूरे दुनिया से। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर हमने, ये तो हमारी वो चीज़ है जिससे हम सुपर पावर हो सकते हैं, और अंत में अगर भारत सुपर पावर बनेगा तो अभी जो अफवाहों पे मत जाइए। अगर आप लोकल मीडिया हाउसेस देखेंगे या फॉरेन कुछ ऐसे एजेंडावादी मीडिया जो हमेशा से एजेंडा चलाते हैं भारत की इमेज खराब करने के लिए, ये बताने के लिए कि भारत बहुत गंदा है, भारत रहने के लिए जगह नहीं है, भारत में रोज मारकाट होती है, इनके खुद के देश में सारे कर्म कुकर्म होते हैं, लेकिन सारे इल्ज़ाम ये इंडिया पर लगा देते क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं है। तो यूनिटी लाने की ज़रूरत है, एक दिशा में राष्ट्र हित में काम करने की ज़रूरत है। नाम से और कि भारत सुपर पावर तो ज़रूर बनेगा,
और जब ये बनेगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक ब्रदरहुड इस्टेब्लिश होगा, शांति का मैसेज जाएगा, जो कि हमने दिया है, दे रहे हैं और देंगे फ्यूचर में। हम पहले आगे नहीं बढ़ते, लेकिन हाँ, जो हमें आंख दिखाएंगे, जो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके साथ तो करना पड़ेगा, राइट। बदतमीजी नहीं, लेकिन डिफेंस तो हम करेंगे ही। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंड आई एम श्योर कि ये आगे बढ़ेगा कंस्ट्रक्टिव। हम तमाम इंडियंस को प्राउड फील करना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हैं और जितने भी हमारे शुभचिंतक आसपास पड़ोसी मुल्क से और जहाँ से भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो बातें मैं आपको नहीं बता सका या जो मुझे नहीं पता है। जय हिंद, जय भारत।